एक छोटा सा गांव था। इसमें मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा की माँ बचपन में ही मर गई थी। सौतेली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसके लिए वह घर में काम करने वाली केवल एक नौकरानी थी। मीरा का सौतेला भाई सोनू भी मीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मीरा के पिता उसे प्यार तो करते, परंतु अपनी पत्नी से बहुत डरते। एक दिन की बात है, जल्दी जल्दी खाना बनाते हुए उसने सब्जी जला दी। बदबू सूंघकर माँ रसोई में आ गई। अरे ओ, अब क्या किया तूने? माँ, वो थोड़ी सी सब्जी जल गई है। माँ गैस पर रखे बर्तन के अंदर देखकर, हाय, ये क्या किया तूने? तेरा बाप कोई टाटा अंबानी थोड़े ही है जो तू रोज रोज नुकसान करती रहती है। माँ, माफ कर दो। मेरा लाडला आता ही होगा, अब क्या वो तेरा सिर खाएगा? माँ, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। तभी मीरा के पिता आ जाते हैं। बता अब इन्हें, कैसे जली ये सब्जी? बाबा, कल मेरी परीक्षा है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में ये सब्जी जल गई। और पढ़ा लो इसे। मैं कहती हूँ इस बार के बाद इसकी पढ़ाई बंद। पढ़ ली जितना पढ़ना था, अब घर के काम ढंग से सीखे। पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तेरी आगे की पढ़ाई का खर्च कौन करेगा? इतनी मुश्किल से तो घर का खर्च चल पा रहा है। तू क्या हमें भूखों मारना चाहती है? पर मैंने कह दिया ना, अब ये नहीं पढ़ेगी। तभी बाहर के कमरे से मीरा के भाई सोनू की आवाज आती है। ओ माँ, कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर माँ कमरे में जाती है। सोनू के साथ गांव का बूढ़ा सेठ जमना लाल भी था। सोनू माँ के कानों में धीरे से कुछ कहता है, जिसे सुनकर लालची माँ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी मीरा के पिता भी आ जाते हैं उन्हें देखकर। और भैरो, कैसे हो? सुना है आजकल तुम्हारा काम धंधा मंदा चल रहा है। हाँ, बस ऐसे ही है। तभी मीरा की माँ जोर से चिल्लाती है, मीरा, अरे ओ मीरा, देख सेठ जी आए हैं, जल्दी से बढ़िया सी चाय बना कर ला। सुनिए जी, सेठ जी मीरा को बहुत पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, और इनसे अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा? क्या कह रही हो? तुम्हें ये बुढ़ा कहाँ से लड़का दिखता है? ये 5 बार शादी कर चुका है। इसके 3 बच्चे तो मीरा से भी बड़े हैं। उम्र में जमनालाल मुझसे भी बड़ा है। मैं अपनी फूल सी बच्ची इस कपटी को नहीं दूंगा। अबे, मुझे बुढ़ा कहता है? तेरी हैसियत क्या है? पूछ अपने सोनू से, पूरे 10,000 देने का वादा किया है इससे। मेरे घर से अभी इसी समय निकल जाओ। भैरव का गुस्सा देखकर माँ चुप हो जाती है और सोनू वहाँ से चुपचाप खिसक जाता है। कुछ दिनों बाद भैरव की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब मीरा भैरव को खाना देने आई तो वो इशारे से उसे रुकने का संकेत करता है। बाबा, आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे माफ कर देना। शायद अब मैं ज्यादा दिन तक ना जी पाऊं। बाबा, आप ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटी, मेरी एक बात ध्यान से सुन। तू कभी अपनी माँ और भाई पर विश्वास मत करना, और मेरे जाने के बाद यहाँ मत रहना। ये दोनों रुपए के लालच में तेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मीरा रोते हुए हाँ में सिर हिलाती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और वो चुप हो गए। सुबह जब मीरा उठती है तो उसे माँ के रोने की आवाज आती है। उसने भागकर कमरे में जाकर देखा, उसके पिता अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मीरा, माँ और सोनू ने रोते हुए भैरव को अंतिम विदाई दी। भैरव के मरने के कुछ दिन बाद जमना लाल घर में आता है। मीरा छिप कर देखती है कि वो माँ और सोनू से हंस हंस कर बातें कर रहा था। जमना लाल ने नोटों की एक गड्डी माँ को दी, जिसे देखकर वो हंसने लगी और सोनू आंखें बड़ी करके देखने लगा। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, कल सुबह आ जाइए मीरा को लेने। माँ कमरे में आकर मीरा के कपड़े एक पोटली में बांधकर उसे कहती है, अब तेरा सब कुछ वो जमना लाल है, समझी? माँ, ये आप क्या कह रही हैं?
वही जो तूने सुना। अब तो कोई राजकुमारी तो है नहीं तो तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा। तू सोच ले, तेरे नसीब में ये बुढ़ा राजकुमार है। और सुन, वहाँ जाकर हर महीने रुपये भेजती रहना। मैंने जमुना लाल से सब बातें कर ली हैं, वो हर महीने हमें खर्चा देगा। माँ वहाँ से चली गई, पर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आ गई। रात को जब सोनू और माँ खर्राटे भरने लगे, मीरा अपने कपड़ों की पोटली लेकर खिड़की में से भाग गई। सड़क की तरफ उसे एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। वो उसमें पीछे की तरफ चढ़कर छिप कर बैठ गई। थोड़ी देर में ड्राइवर ने गाना गाते हुए ट्रक चलाया। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ सड़क पे ओ एक मोड़ आया ओथे गड्डी छोड़ आया ओए। वो बहुत तेज गति से ट्रक चला रहा था। मीरा बहुत डर रही थी। कुछ देर बाद ट्रक एक गोदाम में जाकर रुका। मीरा ने छिप कर देखा, वहाँ बहुत से चोर लुटेरों की भीड़ लगी थी। उनके हाथों में चाकू, डंडे तथा शराब की बोतलें थीं। वो बहुत घबरा गई। हेलो उस्ताद जी, मैंने अपना काम कर दिया है, अब ये ट्रक तुम्हारा। आदमी चाबी लेकर हंसता है। और ध्यान से भाई, पूरा ट्रक माल से भरा है। इस बार सही माल हाथ लगा है। अब मैं निकला हो गड्डी लेके और सड़क पे एक मोड़ आया और उते गड्डी छोड़ आया। गाता हुआ वहाँ से चला गया। हाँ भाई, आ जाओ सब, ट्रक को अभी खाली करना है। बस उस्ताद जी, थोड़ी चढ़ाकर अभी आते हैं। सुनकर मीरा बहुत डर गई। जब सब शराब पीने लगे, मौका देखकर वो ट्रक से उतरकर छिपते हुए गोदाम से बाहर निकल गई। हाथ में पोटली लिए वो रात के अंधेरे में शहर में भटकने लगी। किसी को सामने से आता देखती तो छिप जाती। वो चलते हुए एक बहुत बड़े होटल के सामने पहुंची। वहाँ बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं। तभी चौकीदार डंडों से कुत्तों को भगाते हुए वहाँ आया। उसे देखकर मीरा गाड़ियों के बीच में छिप गई। चौकीदार बार बार आ जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने गाड़ियों के दरवाजे चेक किए तो एक गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल गया और वो उसमें घुसकर छिप गई। कुछ देर बाद उस गाड़ी का मालिक आ गया और उसे चलाने लगा। रास्ते में उसे पीछे की सीट पर कुछ गड़बड़ लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर अचानक छींकने की आवाज आई तो वो चिल्लाया। कौन है? कौन है वहाँ? बाहर निकलो नहीं तो पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में कैसे आई? मीरा ने कुछ नहीं कहा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मीरा ने घबराते हुए पूरी बात उसे बता दी। तुम यूं आधी रात को अपने घर से भाग आई और ऐसे मेरी गाड़ी में छिप गई। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। वो जमुना लाल पता नहीं मेरे साथ क्या करता। आप गाड़ी रोक दीजिए, मैं चली जाती हूँ। कहाँ जाओगी? यहाँ तुम्हारी जान पहचान का है कोई? नहीं, कोई नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? मुझे एक जगह पता है, वहाँ छोड़ देता हूँ। तुम्हें कोई काम वाम आता है? मीरा ना में सिर हिला देती है। अनिल उसे वुमेन हॉस्टल ले जाता है। मीरा जाने लगी तो उसने उसे कुछ रुपए दिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रख लो, वैसे भी ज्यादा नहीं है। और हाँ, मैं कल सुबह 10 बजे तुम्हें यहीं मिलूंगा। तुम्हें कोई काम दिलवा देता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास हो तो आना, नहीं तो रहने देना। कहकर वो चला गया और मीरा हॉस्टल में चली गई। सुबह 10 बजे जब वो बाहर आई तो अनिल गाड़ी लेकर पहले से वहाँ मौजूद था। वो गाड़ी में बैठ गई। आप मुझे क्या काम दिलवाएंगे? देखो मीरा, तुम्हारी तरह मेरा भी इस दुनिया में मेरी दादी के सिवा और कोई नहीं है, पर आजकल वो बहुत बीमार रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी देखभाल करो। क्या तुम ये काम करोगी? इस समय तो मैं कुछ भी काम कर लूंगी। वैसे तो एक नर्स आती है, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। और हाँ, तुम वहाँ रह भी सकती हो। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। मीरा ने इतना बड़ा घर पहले नहीं देखा था। अनिल अंदर जाकर एक नर्स से मीरा को मिलवाता है। ये मीरा है, आज से दादी के साथ रहेगी। आप इसे सब समझा दीजिए। कहकर वो चला गया।
नर्स उसे दादी से मिलवाती है। मीरा दादी की मन से सेवा करती है, उन्हें समय पर दवा देती है, खाना खिलाती है, उनसे बातें करती है। एक दिन, दादी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मीरा है ना, अब मुझे बीमार ही नहीं होने देती। अच्छा दादी, मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। उसके जाने के बाद मीरा दादी को बताती है कि उनका पोता अपना बैग वहीं भूल गया है। दादी, ये बैग तो यहीं रह गया। जरा खोल तो इसमें क्या है। बैग नोटों से भरा था। इसमें तो लाखों रुपए लगते हैं। सुन मीरा, इन्हें चुपचाप तू रख ले, तेरा जीवन संवर जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं नहीं दादी, ये आपके पोते अनिल की कमाई है। आप भी ना कैसी बातें करती हो, वो परेशान हो रहे होंगे। कहकर वो अनिल को फोन करके बैग के बारे में बता देती है। शाम को अनिल बैग लेने आता है तो दादी उससे कहती है, बेटा एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेगा। कहिए ना दादी। मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है। मैं कुछ समझा नहीं। तू मीरा से शादी कर ले। इससे अच्छी और प्यारी लड़की न मैं ढूंढ सकती हूँ और न तू। अगर तुझे कोई एतराज न हो तो। दादी पर मीरा की अपनी पसंद है, वो भला मुझे क्यों? तभी मीरा आ जाती है। इसे मैं पहले से ही अपने मन की बात बता चुकी हूँ। अगर तुम दोनों तैयार हो तो मेरा आशीर्वाद ले लो। दोनों हमें सिर हिलाते हुए दादी के पैर छूते हैं।